A very good morning, student. This is Nalini Singh, and our chapter is Forms of Business Organization. And today's topic is about promotion. So, in previous video, I have watched that formation of a company. So, when we are formatted up our company, there's many legal formalities and many steps like promotion, incorporation, registrations, issue of capital, and commencement of business. So firstly we are going to start promotion. What is promotion? So the promotion is the very first stage in the formation of company. जब हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं तो जो प्रमोशन है वो पहला स्टेप होता है. Whenever a person or a number of the person think about the formation of a company, then it is essential to think about the scope of the business, right? So about the availability of raw material, about its capital, all the legal formalities to be observed. So promotion क्या है? Promotion is a very first step जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, मतलब किस तरह की कंपनी का हमें फॉर्मेशन करना है, साथ ही साथ उस फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे और अवेलेबिलिटी भी चेक करना है कि कंपनी के लिए जो भी अवेलेबिलिटीज़ ज़रूरी है वो अवेलेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइक रॉ मटेरियल, कैपिटल इस एक्सेट्रा. आफ्टर दैट उसके साथ जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो किस तरह की है, कितनी पूरी करनी है, वो सारी चीज़ें. ओके, so the person who take pains in fulfilling all these activities are known as promoter. The promotion of a company is a comprehensive term denoting that process by which a company is incorporated or in existence. So now we come to the हु इज़ प्रमोटर. प्रमोटर कौन होता है? जो प्रमोशन के बारे में सोचता है, प्रमोशन की प्रोसेस करता है, उसी को हम प्रमोटर कहते हैं, जो ये पर्सन होता है. ठीक है. सो प्रमोटर इज़ नॉट अ लीगल नेम बट दे आर. प्रमोटर जो है वो कोई लीगल नेम नहीं है, बट ये एक बिजनेसमैन है जो कि बर्थ देता है. ठीक है. दे आर बिजनेसमैन who give birth to a company after securing business knowledge of the world. Thus, a promoter is a person who gives the idea of a company in a practical shape. तो प्रमोटर वो है जो कि कंपनी को प्रैक्टिकल शेप देता है. प्रमोशन में तो हमने सोच लिया. अब प्रमोटर क्या है? जो प्रोसेस कर रहा है, फॉर्मेशन की प्रोसेस कर रहा है, कंपनी को बनाने की प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रैक्टिकल शेप दे रहा है, उसी इंसान को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं. अब ये कभी कभी बिजनेसमैन खुद भी हो सकता है और कभी कभी वो एजेंट हायर करता है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका यही काम होता है. तो वो प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, उन्हें सारे स्टेप्स पता होता है जो ईजिली करते हैं और इसके बदले वो अपना कुछ कमीशन लेते हैं काम के बदले. इन इंडिया मैनेजिंग एजेंट यूज टू परफॉर्म दिस वर्क. अ प्रमोटर में बी एन इंडिविजुअल फर्म, synthetic association or even a company busy in the formation of a company. Now we come to the rights of प्रमोटर्स. तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि प्रमोटर्स जो है उसके राइट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है. तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं. राइट्स टू गेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. अब जो प्रमोटर है उसने जितने भी एक्सपेंसेस लगाए कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, जो भी खर्चा किया है उसने, वो सारी चीज़ें उसको राइट है कि वो कंपनी के मालिक से ले. ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज़ राइट टू बी रिम्यूनरेट. रिम्यूनरेट का मतलब सैलरी समझ सकते हैं या परिश्रम, जिसके लिए उसने श्रम किया है. सो जो प्रमोटर है उसने जितनी भी हार्ड वर्क किया है, जितना भी, या उसके बदले काम करके उसके बदले उसे हम क्या देते हैं? रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन कमीशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट या लमसम, इस तरह से भी हो सकता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज राइट्स रिगार्डिंग थर्ड पार्टी. सो टिल द कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस, अ प्रमोटर हैज़ द राइट टू गेट अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन डन विद देम. अब यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जब कंपनी का एग्जिस्टेंस बन जाता है, कंपनी खड़ी हो जाती है, उसका पूरा काम हो जाता है, अगर उस कंपनी के फॉर्मेशन के लिए उसने किसी थर्ड पार्टी को कोई अमाउंट पेड किया है तो वो भी उसका राइट है कि उस अमाउंट को वो ले. तो दीज आर द राइट ऑफ प्रमोटर. नाउ वी कम टू द लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर. प्रमोटर जो है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सो वो भी देख लेते हैं. देयर इज़ अ फर्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्क्लोज एनी पे द सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिट. अगर फॉर्मेशन कंपनी के फॉर्मेशन में किसी तरह का सीक्रेट प्रॉफिट है तो ये उसको बिजनेसमैन या फिर जो भी उसका ओनर है, जिसने भी उसे रखा है, उसको बताना चाहिए. सारे प्रॉफिट्स के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. कंपनसेट. कंपनसेट का मतलब होता है कि अगर कोई नुकसान हुआ है
उसकी वजह से कुछ लॉस हो रहा है कंपनी को, उसके कारण, तो वो कंपनसेशन उसको देना पड़ता है, फिर वो लॉस वो बियर करेगा। Misrepresentation. Promoter are liable for the misrepresentation in the process of the formation of company. They are accountable to the first shareholder एंड टूवर्ड्स द आउटसाइडर। जो प्रमोटर होता है उससे ये वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करता है, तो वो पहला कंपनी का पहला रिप्रेजेंटेशन होता है और ही इज़ लाइबल फॉर द कंपनी, राइट। तो ही इज़ अकाउंटेबल कि वो बाहर के लोगों को सही रिप्रेजेंट करे, किसी भी तरह का गलत प्रेजेंट ना करे कंपनी को, क्योंकि वो अपनी तरफ से कंपनी को प्रेजेंट कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज पर्सनल लाइबिलिटी टिल द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर अप्रूव्ड। तो उसकी खुद की भी लाइबिलिटीज़ होती है तब तक कि जब तक कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ फॉर नॉन कंप्लेंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इफ़ कंपनी और शेयर होल्डर्स are subject to certain losses due to non-compliance of the formation of the prospectus, such losses will have to be compensated by the promoter। अगर कंपनी के प्रमोशन से रिलेटेड ऐसी कोई भी जिसका लॉस कहीं ना कहीं उस प्रमोटर की वजह से हो रहा है, तो वो उसका कंपनसेशन प्रमोटर को ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। सो in case any property or assets is purchased by the promoter against the rules of irresponsibility which result is a loss। अगर प्रमोटर ने किसी भी तरह का एसेट्स परचेस किया है कंपनी के लिए और उस परचेस की वजह से उसको मना किया गया था, रूल्स के खिलाफ था और उससे क्या हुआ है कि लॉस हुआ है, तो इसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑन डेथ ऑफ प्रमोटर। इफ़ अ प्रमोटर इट्स डिक्लेयर इंसॉल्वेंट और he expired them, any amount recovered from the promoter by the company will recover from the personal assets of the promoter। अगर काम पूरा होने से पहले ही प्रमोटर की डेथ हो जाती है तो इसकी लाइबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी से बनती है, मतलब जो भी लॉस है, जो भी नुकसान है या जो भी रिकवरी है वो प्रमोटर की प्रॉपर्टी से लिया जाएगा, उसकी भरपाई उससे होगी। आफ्टर दैट liability on report of liquidator at the time of winding up of a company, if it's proved that the promoter has manipulated or deceived the company, then the application filed by many shareholder, the court can compel the promoter or independent। next है पनिशमेंट टू प्रमोटर। अब पनिशमेंट क्या होती है प्रमोटर के लिए? इफ़ एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रॉस्पेक्टस इज देन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, ऐसी कोई भी प्रॉस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन है जो नहीं देनी थी या सही नहीं है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 में कंपनी एक्ट में जो सेक्शन 63 में दिया गया है उसके हिसाब से प्रमोटर कैन बी फाइंड अप 5000 और जेल फॉर 2 years और बोथ। तो यहाँ पे या तो प्रमोटर को 5000 की फ़ाइन देनी पड़ेगी या फिर उसको 2 साल की जेल होगी, या ये भी हो सकता है कि उसको दोनों पनिशमेंट एक साथ मिले। सो दीज आर द लाइबिलिटीज़ एंड राइट्स ऑफ प्रमोटर। नाउ वी कम टू द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर जो है उसका काम क्या क्या है? सो द हॉरिजन एंड द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द प्रमोटर आर मच बोर्ड बेस्ड ऑल थॉट it is difficult to list the activity yet some selected and important functions। so there are some selected function of a promoter। so discuss the concept establishing a company to make efforts to consult। तो उसको क्या करना है कि कंसल्ट करना है, डिस्कस करना है जब वो कंपनी का इस्टेब्लिश करने जा रहा है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिफरेंट एसेट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस और स्टार्ट नेगोशिएट। अब जो भी वो डॉक्यूमेंट या फिर एसेट्स ले रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें कुछ स्टार्ट करने से पहले नेगोशिएशन करना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, मैनेज टू पे द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसको क्या, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको होती है, पेमेंट तो उसको बाद में मिलेगा लेकिन उसको क्या करना होता है, पहले सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है जब तक कंपनी का फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो जाता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी ही विल बी मैनेज एंड सेलेक्ट द नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद द अथॉरिटी, कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो अब उसको नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें भी कंपनी की सिलेक्ट करना भी उसका एक फंक्शन है। देन प्रिपेयरिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो देयर इज अ two main article of the company, that is MOA and AOA।
विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये जो डॉक्यूमेंट होती है, इसकी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको भी प्रिपेयर करने में इसको काम करना चाहिए। उसके बाद सबमिशन ऑफ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब क्या है, प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट भी उसको सबमिट करना चाहिए अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस, जो उसकी फ़ीस थी कंपनी को। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, लीगल एडवाइज़र फॉर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के अफेयर्स के लिए उसे क्या करना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए बैंकर, ब्रोकर, लीगल एडवाइज़र से। आफ्टर दैट डिटरमिनेशंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी को किस तरह से शेयर्स इशू के लिए आए, उसी के साथ साथ कई सारी चीज़ें डिबेंचर के लिए, और फिर मैनेज टू गेट प्रॉस्पेक्टस प्रिंटेड, पब्लिश एंड सबमिटेड। उसको कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी चाहिए, प्रॉस्पेक्टेड प्रिंट हो जाए, पब्लिक हो जाए, सबमिट हो जाए, ये सारे काम देखने होते हैं। कंपील विद द रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी सर्टिफिकेट से बिज़नेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए उसको काम करना चाहिए। उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए काम करना चाहिए। आफ्टर दैट लिस्टिंग ऑफ कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज सो एज द फैसिलिटी द परचेज एंड सेल्स। उसको क्या करना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी का नाम लिस्टेड कराना चाहिए ताकि लोगों को इसके परचेज और सेल्स की, कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर के परचेज और सेल्स की फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड हो, और कंपनी के जो शेयर्स डिवेंचर्स है वो भी बिक जाए। नाउ वी टॉक अबाउट द रिम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर। जो रिम्यूनरेशन प्रमोटर को मिलता है वो किस किस बेसिस पे होता है, तो वो प्रमोटर शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड फॉर देयर डिवोटेड एक्टिविटीज़। तो जितनी भी एक्टिविटी करता है उसको उसके बदले कुछ रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिम्यूनरेशन। अब वो सो सम ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर द प्रैक्टिस। सो अ लमसम पेमेंट, मतलब उसको कुछ लमसम पेमेंट कर दिया जाता है। प्रमोटर गेट अ लमसम पेमेंट ईदर इन कैश और ईदर इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो वहाँ पे हम उसको कैश पे भी पेमेंट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर्स के थ्रू भी। कुछ शेयर्स हमने कंपनी के उसे प्रोवाइड करा दिए। आफ्टर दैट सेल्स ऑफ देयर एसेट्स ऑन प्रॉफिट। So promoter may be given permission to sell their personal assets at reasonable profit and these profit can be considered their remuneration. Commission on the cost of project, जो भी उसको प्रोजेक्ट दिया गया है उसके बदले जो भी कॉस्ट फिक्स थी तो वो पेमेंट की जाएगी उसको। अपॉइंटिंग दैम एज मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। हो सकता है कि प्रमोटर का काम देखकर हम उसे क्या कर सकते हैं, एज अ मैनेजर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर में उसको मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रमोटर, जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट स्टेप प्रमोशन। तो प्रमोटर का रिम्यूनरेशन, राइट और ड्यूटीज़, लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी है हमने। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं विच इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ओके, सो the registration of a joint stock company is essential. The process of registration is known as incorporation. The registration of company provides a legal status to the existence of the company. It come into being and it can operate, it can own the assets and it can dispose of the assets, it can contract on, it can sue other। तो कंपनी के पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट होंगे तो उसके पास क्या है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकती है, उसका एक लीगल स्टेटस और एग्जिस्टेंस होगा, उसके साथ वो अपने एसेट्स का ओनर होगा, वो एसेट्स को खुद से यूज़ कर सकती है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, साथ ही साथ अगर इन केस वो किसी और पे मुकदमा भी कर सकती है। So therefore the registration or incorporation is the most important part of the process of the formation of joint stock company. Joint stock company both are same, right? So there is a very important step which is registration of company एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। सो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी मे बी डन ईदर अकॉर्डिंग टू द रूलिंग एंड नॉर्म्स लेड डाउन बाय द एक्ट पास बाय पार्लियामेंट और अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंपनी एक्ट 1956 में हो सकती है या फिर पार्लियामेंट बेस पे। ठीक है, सो देयर इज ए स्टेप्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सो द प्रिलिमिनरी स्टेप्स, जो पहला स्टेप है विच इज़ हमें क्या करना, नेम अप्रूवल कराना है, उसके बाद कैपिटल इशू कराना है, फिर MAA एंड AA, ये है लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें रूल्स रेगुलेशंस दिए रहते हैं। उसके बाद हमें लाइसेंस चाहिए कंपनी का,
उसके बाद क्या है, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज़, कंपनी के ये चीज़ें होने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। सो सबमिशन किस किस डॉक्यूमेंट का होगा, MAAA, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, एड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एंड डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब फीस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद हम अपना बिज़नेस कमिटमेंट कर सकते हैं, मतलब हमें अपने बिज़नेस का कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है। कमिटमेंट सर्टिफिकेट के बाद ही वी कैन स्टार्ट आवर बिज़नेस। So there is a first step which is preliminary step. So the obtain the name approval. आपको अपनी कंपनी को नेम जब रखते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए वो किसी और कंपनी से मिलता जुलता ना हो, ठीक है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। So on a prescribed form, the promoter are required submitted an application to the registrar of company by giving the suggested name. Obtain the permission of the name is to keep their proposed company. This name not be identical to the name of any other existing company. ठीक है, नेम अप्रूव होना चाहिए, ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो किसी और कंपनी से मिलता जुलता हो या किसी राजा के नाम से हो या फिर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी हो। तो ये सारी चीज़ों का नाम ध्यान रखकर सोचना होता है। तो जो प्रमोटर होता है वो कई सारे नाम को सजेस्ट करता है, उसके बाद किसी एक नाम को जो कि सही और सूटेबल है उसका अप्रूवल मिलता है। परमिशन फ्रॉम द कंट्रोलर एंड कैपिटल इशू। So if the proposed capital of the company exists ₹1 crore, ₹25 lakh in case of private limited, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे 1 करोड़ की बात की जाएगी। If there is a private company then we talk about 25 lakhs. Okay, so the permission from the controller of capital issue, Ministry of Finance, Government of India। तो अब हमें क्या चाहिए, कुछ जो कैपिटल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उनकी हमें परमिशन चाहिए। किस केस में, जब हमारे पास कैपिटल कितनी है, कंपनी 1 करोड़ और प्राइवेट में 25 लाख। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप, देयर इज ए प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्टेन लाइसेंस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रपोजल बिजनेस। इट डिपेंड्स कि हमारे बिजनेस का या हमारी कंपनी का नेचर क्या है। कुछ बिजनेस में लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे प्रमोटर शुड स्टडी द लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं तो जो प्रमोटर है वो देखेगा कि रूल्स रेगुलेशंस उस एरिया के जहाँ पे हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो क्या है। तो उस बेसिस पे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ बी, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेलिटीज़, राइट। सो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट नेम जिसको हम सबमिट करते हैं। सो यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद है डिपॉजिट द प्रिस्क्राइब फीस, जो भी प्रिस्क्राइब फीस दी गई है, like along with the above different document the promoter are required to deposit the prescribed fees is in respect of submission of paper, stamp, fees, registration charge। इन सब का prescribed fees देता है नेक्स्ट स्टेप में। आफ्टर दैट obtain the certificate of incorporation। all the steps when done, तो आपको क्या मिलता है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। इफ़ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन, ओके। सो अगर रजिस्ट्रार जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन से सर्टिफाइड है सेटिस्फाइड है तो वो हमें क्या देता है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ओके। इन दैट केस कि अगर उन्हें हमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ और चाहिए या फिर सेटिस्फाइड नहीं है तो जो भी वो डॉक्यूमेंट हमें बोलते हैं हम वापस से लाकर उन्हें देते हैं। आफ्टर दैट इफ़ ही विल बी सेटिस्फाइड देन वी गेट certificate of incorporation। After obtaining this certificate, a private limited company can commence its business, but a public limited company will be required to execute of the following formalities: permission of controller of capital issue of prospectus, allotment of shares, obtain the certificate of commencement। These are the steps। Now the next step, obtain certificate of commencement of business। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कमिटमेंट का सर्टिफिकेट, जिससे कि यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। सो प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस सून आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे क्या है,
अगर प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, बट इन केस पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो वहाँ पे उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट का सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, उसके बाद ही वो कर सकती है। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ MOA, जिसे हम MA शॉर्टकट में भी जानते हैं, इसको आपने पहले भी पढ़ा है, MA एंड AA। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे MOA क्या है एंड AOA क्या है। फर्स्टली हम देख लेते हैं MOA। MOA को हम डिनोट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो वी कम टू द मीनिंग। Okay, so section 228 of the Companies Act defines memorandum. Memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in purchase of any previous company's law or of the exist act. तो मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम एक एसोसिएशन है कंपनी का जो फ्रेम किया जाता है, जिसको कि हम अपने टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। ये हम पहले पढ़ रहे हैं कि कंपनी किससे एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। कंपनी एक्ट 1956 इज़ रिक्वायर्ड टू हैव 2 डॉक्यूमेंट स्टाम्प रजिस्टर्ड एंड फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है जो कि कंपनी के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या है? MOA एंड AOA। जब आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? इट इज़ नोन एज चार्टर्ड ऑफ द कंपनी। इसको कंपनी के चार्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इट्स डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या डिफाइन करता है? रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी का रिलेशनशिप बाहर के लोगों के साथ क्या क्या रहेगा। सो इट लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, प्रिस्क्राइब द स्कोप its operation, any work done beyond its scope is considered as relative। तो अभी इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी कंपनी का रिलेशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा बाहर के लोगों के साथ, राइट। तो इसमें क्या क्या रहता है? कंपनी की कैपिटल कहाँ से आएगी, किस तरह की रहेगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की कैपिटल कैसी है, लाइबिलिटीज़ कैसी है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्लॉजेस किस में आते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा कि इट्स नोन एज चार्टर्ड ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के चार्टर्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, now we come to the content of memorandum of association. So as you can see, there is a 6 content of memorandum of association, right? Name, registered, objective, capital, liabilities and subscription or association clause, right? So let us start with name clause. So नेम क्लॉज से आप समझ सकते हैं कि नाम कंपनी के नाम से रिलेटेड है, अंडरस्टैंड। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956। अब ये एक्ट क्यों आता है? क्योंकि वो हम इसी एक्ट से ही कंपनी बनी हुई है और उस एक्ट को हम फॉलो करते हैं, जिसमें भी कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें दी होती है। ठीक है, तो MOA में क्या रहते हैं? 6 क्लॉजेज रहते हैं। और MOA हमें क्या बताता है कि कंपनी का रिलेशन बाहर के लोगों के साथ किस तरह से रहेगा। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट नेम क्लॉज। प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैव अ मेक an application to the registrar of companies for the availability of name. The company can adopt any name. So यहाँ पे देखना होता है कि आपकी कंपनी के लिए जो नाम हम रखने वाले हैं उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, क्या क्या नाम अवेलेबल हो सकते हैं और उसका अप्रूव होना चाहिए, किसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम किसी और कंपनी के नाम के जैसा नाम नहीं रख सकते, या फिर किसी पर्सन या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड है या कोई फेमस पर्सनालिटी। तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होता है वो ये सारी चीज़ों से रिलेट ना करता हो, नहीं तो हमारे कंपनी का नाम अप्रूव नहीं होगा। आफ्टर दैट देयर इज़ ए वन मोर थिंग, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, और अगर नहीं है यहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। एप्लीकेशन के साथ कई सारे अवेलेबिलिटीज ऑफ नेम देता है, उसके बाद किसको देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। द कंपनी कैन अडॉप्ट एनी नेम इफ़ नो अदर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेम नेम। अगर कोई सेम आइडेंटिटी का नेम नहीं है तो हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं।
द नेम शुड नॉट बी कंसीडर अनडिज़ायरेबल एंड प्रोहिबिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कोई नाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया है वैसा कोई नाम कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। वंस द नेम हैज़ अप्रूव्ड एंड द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड देन द नेम ऑफ द कंपनी विद रजिस्टर्ड ऑफिस शेल बी अफिक्स्ड ऑन आउट ऑफ द बिजनेस प्रिम। अब अगर हमारा नाम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नाम फिक्स हो गया है तो कंपनी के रजिस्टर्ड में अटेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद इफ़ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड देन वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एंड इन केस मे बी शेल बी एडेड टू द नेम। तो अगर लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है यहाँ पे तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ होता है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शेल बी मेंशन इन ऑल लेटर हेड बिजनेस लेटर नोटिस एंड कॉमन सील ऑफ द कंपनी। उसके साथ कंपनी की कॉमन सील, लेटर हेड, बिजनेस लेटर, ये सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का एक खुद का लेटर हेड होता है, खुद की कॉमन सील होती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सेकेंड है रजिस्ट्रेशन क्लॉज। तो कंपनी में प्रोसेस क्या होता है रजिस्टर। द कंपनी शेल फ्रॉम द डे on which it commences business or it's within 30 days after the date of its corporation have a registered office which all communications and notice may be addressed। तो अगर कंपनी स्टार्ट हो जाती है कमेंसमेंट की डेट के 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन किसको देना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में। द मेमोरेंडम मस्ट स्पेसिफिक द डेट इन विच इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। After that, company shall give notice within 30 days to the registrar of the situation of the company। रजिस्टर्ड ऑफिस को 30 डेज़ के अंदर उसको सिचुएटेड होने की इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम क्लॉज हो गया, रजिस्ट्रार क्लॉज हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव क्लॉज, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में। So the third and important clause which defines the limits and existence of the activity of the company is its objects clause। The memorandum must state the main object of the company is to be pursued by the company or its incorporation, the object initiated or auxiliaries to the attainment of the main object and अदर ऑब्जेक्ट। तो कंपनी के जो भी प्राइमरी और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे क्लियरली मेंशन होने चाहिए। इन केस ऑफ कंपनी विद ऑब्जेक्ट नॉट कन्वीन्ड ऑन वन स्टेट द मेमोरेंडम शेल स्टेट एंड स्टेट ऑफ होस्ट इन द ऑब्जेक्ट। नाउ वी कम टू द कैपिटल क्लॉज। सो कैपिटल क्लॉज में चीज़ें दी गई है कि कैपिटल in case of company having share capital unless the company is unlimited company, memorandum shall also state the amount of share capital। तो memorandum में आपको अमाउंट दिया रहेगा शेयर कैपिटल की, तो इसमें कैपिटल के बारे में दी हुई सारी जानकारियाँ होती हैं, ठीक है। नाउ द लाइबिलिटीज़ क्लॉज। तो लाइबिलिटीज़ क्लॉज यहाँ पे जो भी शेयर्स होल्डर हैं तो उनकी लाइबिलिटीज़ किस तरह की होगी, गारंटेड होगी या लिमिटेड होगी, ये सारी चीज़ें दी होती है लाइबिलिटीज़ क्लॉज में। उसके बाद है लास्ट क्लॉज विच इज़ सब्सक्राइब और एसोसिएशन क्लॉज। ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर। तो कंपनी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेमोरेंडम में तो उनमें एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 1 शेयर्स होना चाहिए, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास कंपनी के एक शेयर्स होना चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड एटलीस्ट 2 एंड इन केस ऑफ public company at least 7 persons shall subscribe to the memorandum of company। so these are the clause which is in MOA। so आपने देखा MOA क्या है, चार्टर्ड है जो कंपनी को रिलेशनशिप इंडिकेट करता है बाहर के लोगों से। देयर इज a 6 clause, नेम क्लॉज, रजिस्टर क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। तो ये था हमारा MOA। नाउ वी टॉक अबाउट अल्टर्ड। हम क्या अल्टरेशन कर सकते हैं, तो हाँ, अगर हमें ज़रूरत है तो मेजॉरिटी के साथ, अगर कोई स्पेसिफिक रिसोल्यूशन है तो मेजॉरिटी के साथ हम इसमें कर सकते हैं अल्टर। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है MOA एंड AOA। MOA के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न AOA। तो AOA को किससे डिनोट किया गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो द
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी कंटेन्स द रूल्स रिलेटिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर। अब देखो जो MOA था वो हमें क्या बता रहा था, बाहर के लोगों के साथ रिलेशन क्या है। अब AOA में जो आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या मैनेजमेंट है, किस तरह के इंटरनल अफेयर्स चलाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें किस में मेंशन होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब इंटरनल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी इंटरनल अंदर के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बताए जाते हैं। द आर्टिकल आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर अंडर फुल कंट्रोल ऑफ द मेंबर। इट कैन बी अल्टर्ड एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द मेंबर। सो इसको किसी भी टाइम पे अल्टर्ड किया जाता है और यहाँ पे फुल कंट्रोल होता है। लिसन, ये जो हम मेमोरेंडम की बात कर रहे थे, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम अल्टर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें पहले मीटिंग करनी होगी मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि ये लॉ से बने होते हैं। उसके बाद ही हम एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के बाद कई सारी चीज़ें चेंज होगी। हम एप्लीकेशन देंगे, फिर कुछ मंथ बाद हम अल्टर करेंगे, फिर अल्टर के बाद सर्टिफिकेट जब हमें मिलेगा तब। और ये इतनी आसानी से चेंज नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल अफेयर से रिलेटेड है तो हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज़ सम डेफिनेशन ऑफ AOA एंड नाउ देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AOA। सो ये क्या है, कंपनी को द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में बताता है और कंट्रोल करता है, मतलब किस तरह से हम इंटरनल मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका रूल्स रेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग बताता है। देयर आर प्रिंटर एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ विद सीरियल नंबर ही मार्क। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है वो प्रॉपर प्रिंटेड होती है। उसके बाद दे आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो AOA है वो MOA का सबऑर्डिनेट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। जो AOA है वो कंपनी का सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट कौन सा है, AOA। द सिग्नेचर विद द विटनेस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर दोज पर्सन हु हैव साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सिग्नेचर्स and mentions there. It is compulsory to prepare for private company. जो AO है वो प्राइवेट कंपनी के लिए प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच कैन बी सीन बाय एनीबडी। तो ये एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको कोई भी देख सकता है। इट इज़ अ इट इज़ चेंजेबल डॉक्यूमेंट। ये कैसा डॉक्यूमेंट है जिसको वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नीड। अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन कॉल इट्स अ चेंजेबल डॉक्यूमेंट। इट्स डिफाइन द राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपको आपकी ड्यूटी, अल्टीमेटली आपको अपने राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज़ सिमिलर टू टेबल A ऑफ कंपनीज एक्ट। ये किसके सिमिलर है, कंपनी एक्ट, टेबल A ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में टेबल A होता है उसके सिमिलर है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट इज इट नेसेसरी टू प्रिपेयर। सो इट इज़ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग और रीडिंग। तो अब इसमें ये है कि कंपनी क्या इसको करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक और, टेबल A का। अगर आप कंपनी AOA नहीं का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते तो आप टेबल A को फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले हमें देखना है कि कंपनी का कंटेंट्स क्या हैं। तो दीज आर द कंटेंट्स जो कंपनी के AOA में जो कंटेंट्स दिए होते हैं वो सारे ये हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे कंटेंट्स हैं। उसके बाद है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो अगर हमें अल्टर्ड करना है, सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर एनी टाइम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशंस। In these regard, the ordinary general meeting provide the alteration is made bond fine and in the best interest of the company. If the alteration is unfair and inequitable, the court may on the application of a member interfere and dissolve. तो यहाँ पे ये है, अगर फेवर में है, कंपनी के फेवर में है, अगर कोई अल्टरेशन अच्छा है तो वो जनरल मीटिंग के थ्रू कर दिया जाता है। अदरवाइज़ किसी को लगता है कि वो अनफेयर है तो वो उसके लिए एप्लीकेशन दे देता है और इंटरफेयर कर सकता है। So the registrar of company must be informed
ऑफ सच अल्टरेशन विद 15 डेज। तो ये आपको क्या होता है, 15 डेज़ में अल्टरेशन करते हैं और जो भी अल्टरेशन किया है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार के पास 15 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन दे देनी है। बट वी मस्ट सी दैट प्रोटेक्ट द मॉनेटरी इंटरेस्ट। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि ये सारी चीज़ें हो। डज़ नॉट वायलेट द कंपनी एक्ट। कंपनी में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और वो कंपनी के इंटरेस्ट और नेसेसरी होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि टेबल ए क्या है। सो व्हाट इज़ द टेबल ए? अगर इफ़ द कंपनी डज नॉट फाइल इन इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सो टेबल ए अटैच ऑफ द कंपनी एक्ट एज शेड्यूल्स। सो कंपनी के जो एक शेड्यूल बनाया गया है विच इज़ इन टेबल ए, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड। अब कंपनी अगर नहीं चाहती कि वो अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद से बनाए, देन ही कैन फॉलो टेबल ए। वो टेबल ए के डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकती है। सोशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, टेबल ए इज़ ए मॉडल सेट ऑफ 99 आर्टिकल। तो ये एक मॉडल सेट है जिसमें 99 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, किसमें? कंपनी शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल ऑफ द कंपनी इज साइलेंट ओवर सम पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू दीज पॉइंट्स इन टेबल ए विल बी कंसीडर्ड टू बी इफेक्टिव। प्राइवेट कंपनी विल हैव टू फाइल their own articles as they cannot adopt टेबल ए। और अगर कंपनी टेबल ए को अडॉप्ट नहीं कर पा रही है तो उसके बाद वो खुद से अपना एसोसिएशन AOA को फॉलो करती है। तो ये था टेबल ए। इसके बाद है MOA एंड AOA के बीच में डिफरेंसेस।